नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋतु शर्मा और मैं साबिता ठाकुर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है हम आपका मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें हम आपको बहुत कम समय में देते हैं हमारे हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि ग्रीन टीम ने इस हफ्ते आपके लिए इकट्ठी की हैं कौन कौन सी जानकारियां। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम पूछिए अपना सवाल से, जिसमें हमारे कृषि विशेषज्ञ किसानों की समस्याएं सुनते हैं और साथ ही बताते हैं उन समस्याओं का समाधान। तो आइए देखते हैं पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं संध्या बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी, आपका खेती बाड़ी से जुड़ा हमारे पास पिछले दिन कुछ सवाल आया था। मैं चाहती हूँ अपना नाम बताइए और अगर खेती बाड़ी से जुड़ी आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जिसके समाधान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरा ये कहना है जी मेरा नाम है काश्मीर नंदा पटेल, जी। निवासी ढाबा, तहसील कटनार, जिला बुरहानपुर। जी, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा कहना यह है, हमने केली लगाई है अभी। जी हाँ, तो केली के लिए कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा रहेगा? इसके लिए कितने कितने दिनों का डोज देना चाहिए, किस हिसाब से? बिल्कुल हजारी किस हिसाब से गिरना चाहिए वो? बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश शुक्ला जी, इनका जो सवाल है, इन्होंने तिल की खेती लगाई है। ये जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करें जिसके इस्तेमाल से उसकी जो उत्पादकता है वो बढ़े। देखिए, तिल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उर्वरा स्तर वाली मृदाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा 50 क्विंटल पर हेक्टर से लेकर के 70 क्विंटल पर हेक्टर तो इसमें आप गोबर की खाद डाल दें और 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 30 किलो पोटास और 20 किलो इसमें गंधक डालें। आप जितने भी तिल वाली फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें हैं, इसमें गंधक डालने से तेल का प्रताप बढ़ जाता है। तो जो आप खेत तैयार कर रहे हैं और अंतिम समय में आप जब खेत तैयार कर चुके हों और अंतिम जुताई के बाद पाठा लगाने से पहले आप नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास और गंधक इनको जो है अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दें और पाठा लगा करके और आप अपना खेत तैयार कर लें। उसके बाद आप जो है तिल बोएंगे तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। बिल्कुल, यानी कि आज आपको ये सलाह दी जा रही है कि आपने जो तिल की खेती लगाई है उसमें जो जो फर्टिलाइज़र्स बताए हैं शुक्ला जी ने, उनका आप इस्तेमाल करिए। उससे उसके इस्तेमाल से जो तेल की उत्पादकता है वो बढ़ेगी, यानी कि आपकी खेती बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। इसी के साथ हमारे जो अगले कॉलर हैं, हमारे अगले कॉलर का जो सवाल है वो पशुपालन से जुड़ी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो, चौहान जी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ चौहान जी नमस्कार, मैं संध्या बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ, नमस्कार मैडम। चौहान जी, आपका हमारे पास सवाल आया था। आप मिर्च की खेती से जुड़ी आपकी कोई समस्या है, उसका समाधान आप चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आप अपना बिल्कुल आप बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और उसके बाद आप पूछें अपना सवाल। मैं एमपी से कर रहा हूँ, ग्वालियर जिले से, डबरा। जी बताइए। वो लोन के बारे में संपर्क करना था आपसे। बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछें। जैसे भैंसों का लोन है, अपन डेयरी फार्म डालना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर हैं चौहान जी, ये ग्वालियर से बात कर रहे हैं और ये पशुपालन से जुड़ी कुछ जानकारी चाहते हैं। पशुपालन से जुड़ा ये कोई अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आप इनको सलाह दीजिए। इसके लिए आपको जो है लिव स्टॉक अधिकारी होंगे आपके जिले में। कौन सर? पशुपालन अधिकारी। हाँ हाँ, उनसे आप संपर्क करेंगे तो ये डेयरी के लिए जो है आपको लोन देंगे। अच्छा। हाँ, तो उसमें तरीका ये होगा कि आपको पहले अपना किसान बही आदि लेकर के जाएंगे, वहाँ पर आपको एक फार्म भरना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और उस फार्म को भरने के बाद जो है आपको वो ऋण के रूप में पैसा देंगे
अच्छा। हाँ, तो उसमें 3 किस्तों में वो पैसा देंगे आपको। हाँ। पहली किस्त में आप अपना उसका भैंसों के रखरखाव के लिए आप जो है वो बनाएंगे उनके रहने का। हाँ हाँ। दूसरे किस्त में जब वो बन जाएगा तो उसका निरीक्षण हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको पैसा देंगे, उससे आप नहीं, भैंस मैंने डबरा एक छोटा सा कस्बा है बाबू जी, जी। तो वहाँ पे कोई ऐसे है नहीं है, कहाँ पर संपर्क करूँ? आप मुझे ये सलाह दे दीजिए। देखिए, जिला में जाना पड़ेगा आपको, जो आपका जिला है ना। हाँ, जिला है ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर। तो ग्वालियर में आप जाएंगे, पशुधन अधिकारी आपको, जैसे जिला कृषि अधिकारी होते हैं, समझ रहे हैं, जिला उद्यान अधिकारी होते हैं, जिला कृषि रक्षा अधिकारी होते हैं, इसी तरीके से पशुधन अधिकारी भी होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये विभाग बिल्कुल अलग है। ये डेयरी के लिए, डेयरी के में आपको पैसा देते हैं और इसमें कुछ अनुदान भी देते हैं, बाद में आपको कुछ छूट भी देंगे। वो वहाँ जाकर के आप जो है संपर्क करें और वहाँ से उनसे संपर्क करके फार्म भर के, और आपका वो आदमी वहाँ से जाएगा विभाग से, वो आपकी ज़मीन देखेगा जहाँ आप डेयरी खोलना चाहते हैं कि वो डेयरी के लिए उचित है कि नहीं है, और उसके पश्चात आपको जो है वहाँ से ऋण स्वीकृत हो जाएगा। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास की तमाम खबरों के साथ आपको रखे अपडेट। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। सरकारी खरीद वाले अनाज को सड़ने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश 100 नए गोदाम बनाएगी। केंद्र सरकार की मदद से बनने वाले ये गोदाम प्रदेश के 6 जिलों में बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिए हैं। इन गोदामों को बनाने पर 115 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार ने राज्य में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 115.40 करोड़ रुपए की योजनाओं की संतुष्टि की है। उन्होंने राज्य के 6 जिलों में साधन सहकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया और इन बैंकों के अंतर्गत गोदाम निर्माण, मरम्मत, मार्जिन मनी, दुग्ध, मत्स्य और ग्रामीण उद्योग विकास जैसी परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए भेजने का फैसला लिया है। डिजिटल इंडिया मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इससे भी अहम ये है कि इस कार्यक्रम की ठोस शुरुआत हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चालू कैलेंडर वर्ष में भारत में इंटरनेट कनेक्शन लेने वालों की संख्या में 49% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में 40 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हो चुके हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के पिछले 1 वर्ष में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 30 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो गई है, जबकि इससे पहले इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 20 से 30 करोड़ होने में 3 वर्ष लग गए थे। यही नहीं, अगले 2 वर्षों में यहां 80 करोड़ लोगों की पहुंच सीधे तौर पर इंटरनेट से हो सकती है। तमिलनाडु को छोड़कर देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मार्च 2016 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आ जाएंगे। खाद्य सचिवों के सम्मेलन में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अभी तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कानून को लागू किया है, जबकि 14 राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में है। खाद्य सुरक्षा कानून संसद में 2013 में पारित किया गया था और राज्य सरकारों को इसे लागू करने के लिए 1 साल का समय दिया गया था। तब तक समय सीमा 3 बार बढ़ाई जा चुकी है और पिछले बार की समय सीमा बीते सितंबर में समाप्त हो गई। खाद्य कानून के तहत देश की 2/3 आबादी को प्रति माह 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम तक खाद्यान्न सब्सिडी पाने का कानूनी हक मिला हुआ है। अभी तक तो सरकार गरीबों को स्वयं का मकान बनाने के लिए योजना के तहत सिर्फ पैसा ही दिया करती थी,
लेकिन अब गरीबों को मकान बनाने के साथ साथ मजदूरी भी मिलेगी। हितग्राही को मनरेगा की दर से प्रतिदिन 149 रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि इंदिरा आवास योजना, होम स्टे, FRA, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में जो भी मकान निर्माणाधीन है, उनमें मनरेगा से 90 दिन की मंजूरी अतिरिक्त की जा सकेगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि अगले 10 साल में रेलवे में 110,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 8.5 लाख करोड़ के निवेश की संभावना है। निवेश के जरिए रेलवे की खस्ता हालत में सुधार लाया जाएगा। आजादी के बाद रेलवे के संसाधनों में मात्र 2.25 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस बीच यात्रियों की तादाद 16 गुना तक बढ़ी है। निवेश के काम को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी सहयोग मांगा गया है। बिहार में हाल ही में स्थापित रेल कारखाने से उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों युवकों को रोजगार भी मिलेगा। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को शनिवार और रविवार को विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान पहल को सफल बनाने के लिए अब दिल्ली सरकार इसमें सरकारी क्षेत्रों को जोड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेशों के बाद इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये आदेश दिल्ली सरकार के सभी जिला कार्यालयों, पत्राचार विद्यालय, स्टेडियम, खेल परिसर और दूसरे सभी ब्रांच को जारी किए गए हैं। इनमें शनिवार और रविवार को सभी जगहों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने का निर्देश है। लोगों में मधुमेह की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इस बात पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अपनी रिपोर्ट में आगाह कर चुका है। इसके मद्देनजर मधुमेह और मेटाबॉलिक बीमारियों के इलाज के लिए एम्स में अलग से डायबिटोलॉजी सेंटर बनाने की तैयारी हो रही है। एम्स की स्थायी वित्त समिति की 29 अक्टूबर को हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई है। एम्स ट्रॉमा सेंटर के नजदीक इसे बनाया जाएगा। इसके अलावा स्थायी वित्त समिति ने यकृत और पित्ताशय से जुड़ी बीमारियों के लिए अलग अलग सेंटर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तो दोस्तों फिलहाल रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम बातें खेती की, जिसमें हम आपको खेती से जुड़ी बातों से रूबरू करवाते हैं। और साबिता, इस हफ्ते हमने बात की सबसे पहले लहसुन की खेती की बिल्कुल, और हमने ये भी बताया कि लहसुन की खेती कैसे की जाती है और साथ ही उसकी खेती करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे साबिता, कभी कभार क्या होता है, कीट लग जाते हैं फसलों में, तो उसके बारे में भी हमारे कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि आप अपनी खेती को कर सकते हैं। और अगर ऋतु हम लोग खेती की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं उसकी जमीन, मतलब खेत हमारी, वो कैसे उसको सही रखा जाए और किस हिसाब से मिट्टी की जांच की जाए और साथ ही कैसे उसमें बुआई की जाए। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं, साथ ही जानते हैं कि लहसुन की खेती कैसे की जाती है। लहसुन की खेती के लिए भूमि किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, लहसुन की खेती के भूमि के बारे में बताने से पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा जी कि ये लहसुन की खेती जो हमारे भारतवर्ष में हो रही है, विश्व में हमारा भारत जो है तीसरे स्थान पर लहसुन की खेती में है जी। और हमारे भारत में जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये विशेषकर जो है उगाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है मैनपुरी जी, जिसमें सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में लहसुन की खेती होती है। और इसी तरीके से जो है मध्य प्रदेश में भी इंदौर और रतलाम में जो है लहसुन बहुत ज्यादा उगाया जाता है जी। अब बात आती है कि इसकी भूमि की जी। तो बलुअर, दोमट और मटियार, तीनों प्रकार की मिट्टियों में जो है हम लहसुन की खेती कर सकते हैं जी। लेकिन सबसे ज्यादा जो परम आवश्यक है वो है जल निकास। बिल्कुल। खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। यदि खेत में पानी भरेगा तो जो लहसुन की गांठ है जी,
वो सड़ जाएगी और हमारी उपज नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अवधेश शुक्ला जी कह सकते हैं कि लहसुन की खेती करने के लिए जो शायद जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम लगती है, और कम पानी की मात्रा में भी क्या लहसुन की खेती उगाई जा सकती है? देखिए, कम मात्रा में इसकी जो आपने जब पूछी लिया, मैं बता रहा हूँ कि इसमें सिंचाई तो जल्दी जल्दी करनी पड़ती है जी। लेकिन सिंचाई इतनी कम सिंचाई करते हैं कि पानी देने के बाद तुरंत ये खेत में पता न चले कहीं पानी भरा हुआ ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सारी मिट्टी उस पानी को सोख ले। बिल्कुल। तो लहसुन की खेती के लिए जो प्रजातियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एग्री फाउंड व्हाइट जी ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है जी। और 140 से लेकर के 160 दिनों में ये तैयार हो जाती है पक करके। बिल्कुल। और 130 से लेकर के 140 क्विंटल पर हेक्टर इसकी उपज भी हो जाती है जी इसके बाद दूसरी जो प्रजाति हमारी है वो है यमुना सफेद, जी। और ये 150 से 160 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और इसकी उपज भी ज़्यादा है। 150 से लेकर के 175 क्विंटल पर हेक्टर इसकी जो है उपज हो जाती है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी निकाली गई है यमुना सफेद G50। जी ये 165 से 170 दिन में, इस पकने में थोड़ा समय ज़्यादा लेती है बिल्कुल लेकिन 150 से 155 जो है क्विंटल पर हेक्टर ये भी उपज देती है। बिल्कुल। उसके बाद यमुना सफेद G282, जी ये 140 से 150 दिन में जल्दी तैयार हो जाती है और इसकी ईल्ड भी बहुत ज़्यादा है, वो है 175 से लेकर के 200 क्विंटल पर हेक्टर तक ये उपज दे देती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हमारी चार जो हैं वो प्रमुख प्रजातियां हैं जिनको हम बोकर के अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। अवधेश जी, प्रजातियों की तो हमने बात कर ली है, अगर इसकी खेती करनी है उसका क्या प्रोसीजर है, भूमि को किस तरह से तैयार किया जाता है? देखिए, ये चूंकि जमीन में इसका गांठ जो है डेवलप होती है, बढ़ती है जी, तो इसके लिए ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी करते समय पहले या तो हम हैरो से जुताई करते हैं जी ताकि मिट्टी जो है खूब अच्छी तरीके से गहराई तक जुताई हो जाए, गहरी जुताई हो जाए। और अगर हमारे पास ट्रैक्टर नहीं, छोटा किसान है, तो वो मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई 2 जुताइयाँ करेगा। जो मिट्टी पलटने वाले हल से जो 2 जुताई जब कर ले तो उसके बाद 500 क्विंटल पर हेक्टर गोबर की खाद, सड़ी हुई या कंपोस्ट खाद इसमें डालना चाहिए जी। और अच्छी तरीके से खेत में इसको खाद को मिला देना चाहिए। बिल्कुल। अब जब ये खाद मिल गई उसके बाद ये देखना है कि हमारे खेत में नमी है कि नहीं है। अगर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होगी तो जमाव हमारा कम होगा। तो नमी का होना परम आवश्यक है। इसलिए अगर हमारे में नमी की हम देखते हैं कमी है तो इसकी एक सिंचाई कर दें जी, और सिंचाई करने के बाद फिर हम जो है इसको 2 या 3 बार देसी हल से या कल्टीवेटर से जुताई करेंगे जी। और जो आखिरी जुताई हम करेंगे उस पर जो है हम उर्वरकों का जो जरूरत है, जो उर्वरक इसमें डाले जाएंगे, उनको उर्वरकों को हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल। अवधेश जी, खेत तो तैयार हो गया, अब मान लीजिए कि किसी ने अगर लहसुन की खेती लगाई है, फिर उसके बाद अगर हम बीज और उर्वरकों की बात करें तो कितनी मात्रा में बीज और उर्वरकों का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, ये गांठ होती है और इसमें जो है पुती होती हैं, अलग अलग जो है कलियां होती हैं जी। ये कलियां अलग अलग निकाल ली जाती हैं जी, और इनका चुनाव कर लिया जाता है कि जो अगर कोई खराब है जी या कोई मतलब कटी हुई है तो उसको निकाल देते हैं। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर लहसुन की खेती लगाई गई है और उस पर किसी प्रकार का कोई रोग लग गया है तो उसके क्या क्या उपचार होने चाहिए? देखिए, लहसुन की खेती एक ऐसी खेती है जी कि जब हम कीटों के उपचार करने की बात करते हैं तो हम लहसुन से कीटों का उपचार करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में लहसुन में रोग और कीट बहुत कम ही लगते हैं जी। तो जो इसमें विशेष जो हमारा रोग है वो है बैंगनी धब्बा। बिल्कुल। और इसको हम बैंगनी धब्बा को जो है पर्पल ब्लीच भी कहते हैं। बिल्कुल। ये दोनों नामों से जो है ये बीमारी जानी जाती है। और इसमें होता क्या है कि बैंगनी रंग के धब्बे, उसका नाम ही है बैंगनी,
जी तो बैंगनी रंग के धब्बे पत्तियों पर पड़ते हैं जी और ये धीरे धीरे जो है पत्ती है वो संकुचित होती चली जाती है। जी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा पौधा कमजोर होता चला जाता है। बिल्कुल। जब पौधा कमजोर होगा तो स्वाभाविक है कि हमारी गांठ जो है उसका भी डेवलपमेंट कम होगा। तो इसके उपचार के लिए बहुत ही अच्छा है कि डाइथेनियम 45 जी एक रसायन है ये, जी और ये 2.5 ग्राम जी 1 लीटर में घोला जाता है। बिल्कुल। अब अगर आपके पास जैसे अगर क्षेत्र बढ़ जाता है, अगर आपने कहीं किसी क्यारी में लगा रखा है तो 1 लीटर से ही काम चल जाएगा। 2.5 ग्राम आपने लिया और 1 लीटर में घोल लिया जी। अब अगर ये आप जो है लार्ज स्केल पे करेंगे तो उसके हिसाब से पानी की मात्रा भी आप बढ़ा देंगे जी और आप दवा की मात्रा बढ़ा देंगे। बिल्कुल, यानी कि जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, वो जरा भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। शुक्ला जी, हमने रोग की और उपचार की बात तो कर ली है, अगर इस फसल में कीट लगता है तो कीट के उपचार क्या क्या होने चाहिए? देखिए, मैंने अभी बताया था आपको जी कि इसमें कीट नहीं लगते। इसमें कीट नहीं लगते। हाँ, एक कीट है थ्रिप्स जी, और ये ज्यादातर जो है वो फसलों में लग जाता है। जो हरी पत्तियां होती हैं इनका रस चूसता है जी, और रस चूसने से होता क्या है कि वो पत्तियां सूख जाती हैं। बिल्कुल। तो केवल बाकी तो और जो कीट इसमें लहसुन की महक की वजह से ही कीट नहीं आते। तो इस थ्रिप्स के लिए जो है बाजार से एक रसायन आता है मैलाथियान जी, 1 मिलीलीटर आपको 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करेंगे तो उससे जो है ये थ्रिप्स जो है चला जाएगा और पत्तियां हरी भरी बनी रहेंगी और स्वस्थ पौधा स्वस्थ बना रहेगा। बिल्कुल। शुक्ला जी, हमने रोग और कीट की तो बात कर ली कि रोग और कीट अगर लगते हैं तो उनके उपचार किस तरह के होने चाहिए। अब बात अगर करें खुदाई की, तो खुदाई कब और किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैंने जब वैरायटी की बात की थी जी, तो उसका पकने की अवधि भी बताई थी। बिल्कुल। और तो जो पकने की अवधि बताई थी तो उसमें पहचान क्या है कि हमारा ये जो है खोदने के योग्य हो गया है। जी, तो ऐसी दशा में हम देखेंगे कि हमारी पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल, और मुरझाना शुरू हो जाएंगी। जी, तो जैसे ही हमारी पत्तियां जो है पीली पड़े और निष्क्रिय होना शुरू हो जाएं, जी, तो आप समझ लीजिए कि फसल हमारी तैयार हो गई है। जी। अब जो फसल हमारी तैयार हो गई है उसको हम खुरपी की सहायता से पूरा का पूरा पौधा निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए यही रोकते हैं और फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी खेती से जुड़ी बातों की चर्चा जारी रहेगी। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम बातें खेती की। जैसा कि ऋतु, हमने इस ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि लहसुन की खेती के बारे में हमने बातें खेती की में बात की थी, और साथ ही उसके दूसरे अंक में हमने बताया था सहफसली खेती के बारे में। बिल्कुल। सहफसली खेती का मतलब ये है कि जैसे आप एक फसल की खेती कर रहे हैं, उस फसल के साथ आपको दूसरे कौन से फसल का चुनाव करना चाहिए। हमारे कृषि विशेषज्ञ ने इसी बातों पे चर्चा की और साथ ही कुछ फसलों के बारे में बताया, जैसे कि सरसों, टमाटर हो गया और सोयाबीन, और भी कई सारे फसलों के बारे में बताया। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना कार्यक्रम और जानते हैं कि कौन कौन सी सहफसली लगानी चाहिए। बिल्कुल। सहफसली खेती आखिर होती क्या है? सहफसली खेती का प्रचार जब से हुआ है, जब से धीरे धीरे कृषि भूमि जो है कम होती चली जा रही। जी, क्योंकि विकास में स्वाभाविक है कि जब सड़कें बनेंगी तो कृषि योग्य भूमि उसमें भी कम हो जाएगी। जी, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके रहने के लिए बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग बनेगी तब भी कृषि योग्य भूमि पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से कृषि योग्य भूमि तो कम होती चली जा रही है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको खिलाने के लिए भी तो हमें प्रबंध करना है। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में वैज्ञानिकों का अब ये सोच है कि हम एक फसल जो लेते हैं तो क्यों ना उसी में हम एक फसल से 2 फसल साथ में लें, दूसरी फसल उसमें उगाएं। तो जब हम किसी एक फसल के साथ किसी दूसरी फसल को उगाते हैं तो उसको हम
फसली या अंता फसल कहते हैं। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर शरदकालीन की बात करें तो शरदकालीन में गन्ने की फसल के साथ साथ कौन कौन सी अंतः फसलों को भी उगाया जा सकता है? देखिए, गन्ने की जो शरदकालीन हम बुवाई करते हैं जी, तो उसमें जो बहुत ही अच्छी मुख्य फसलें हैं जी, जिनसे ना तो गन्ना प्रभावित होता है जी, और हमारी फसल भी हमको अच्छी अंता फसल जो है मिलती है, उसकी उपज भी अच्छी मिलती है। जी। उसमें पहली है मटर, और मटर भी किसके लिए? फली। बाजार में आप मटर बोइए और उसकी फली जो है बाजार में आप बेच दीजिए, उससे पैसा ले लीजिए, और बाकायदा उसको जो हरी हमारा पौधा है उसको आप जानवर के चारे के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल। उसके बाद आलू, आलू के बाद हमारा लाही है, सरसों है, मसूर है, जी, प्याज है, लहसुन है, धनिया है, मूली है, गोभी है और सलजम है। बिल्कुल। ये इनको हम शरदकालीन में उगा सकते हैं। शरदकालीन में उगा सकते हैं। जी। और इनको शरदकालीन में उगाने के लिए हम एक एक जो हमने अभी बताई है हाँ। कि इसकी कितनी लाइनें लगाएंगे जी, और कौन कौन सी प्रजातियां हमको इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका हम विस्तृत विवरण आपको एक एक करके दे रहे हैं। जी बताइए। जी, देखिए, मटर जो है ये अगैती मटर आपको लेनी है, जी, और अगैती मटर में आपका जो है वो आर्किल बहुत ही अच्छी उन्नतशील जाति है। जी, पंत सब्जी मटर 3, ये जाति का आपको प्रयोग करना है। और इसमें मटर में आपको जो है वो 3 लाइनें आप एक गन्ने की दोनों लाइनों के बीच में आप लगाना है। 3 लाइनें आप लगाएंगे तो इस तरीके से आपको अधिकतम उपज मटर की प्राप्त हो जाएगी। जी। उसके बाद आता है आपका आलू। आलू जो है इसमें आपकी जो है 60 सेंटीमीटर इसका है तो 2 लाइनें हम इसकी ले सकते हैं। जी। तो इसमें आलू की 2 लाइनें लेंगे और इसमें जो प्रजातियां हम इस्तेमाल करेंगे उसमें कुफरी चंद्रमुखी, जी, कुफरी बहार, कुफरी अशोका, जी, कुफरी बादशाह, कुफरी पुखराज, कुफरी आनंद, जी, ये प्रजातियां जो हैं ये गन्ने की अंता फसल में बहुत ही उपयोगी हैं। जी। उसके बाद फिर अब मैंने जैसे आपको बताया था लाही जी, और राई, जी, तो ये जो लाही है इसकी जो भी 2 लाइनें हम लगाएंगे और उसमें टाइप 9, PT 30, PT 303 और भवानी, इन प्रजातियों को हम लगाएंगे। और उसके बाद सरसों, लाही की तरह ही सरसों होती है, बिल्कुल, तो सरसों को भी हम इसमें लगा सकते हैं। और सरसों में जो हम लगाएंगे तो सरसों में हमारी जो है क्रांति, वरुणा, बसंती, रोहिणी, पूसा बोल्ड और उर्वशी, ये प्रजातियां जो है लगानी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद हम कहते हैं कि मसूर भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी एक जो है प्रजाति है दलहनी फसल की, तो इसके भी 3 लाइनें तक हम बो सकते हैं, 2 या 3 लाइनें इसमें हम लेंगे। और IPL 81, IPL 406, पूसा वैभव, K75, शेखर 2, शेखर 3, इन प्रजातियों को हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे डॉक्टर शुक्ला जी आपने बताया है कि शरदकालीन में हम गन्ने की फसल के साथ इन अंतः फसलों को उगाकर ज़्यादा से ज़्यादा उपज कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। उसी के साथ जैसे हम बसंत कालीन की बात कर रहे थे, तो बसंत कालीन में किन किन अंतः फसलों को लगाया जा सकता है? देखिए, अभी तो हमारे शरदकालीन में अब हम बात करते हैं प्याज और लहसुन की। जी। शरदकालीन में ये भी बहुत अच्छी फसल होती है। मतलब शरदकालीन में प्याज और लहसुन भी लगाया जा सकता है। शरदकालीन, देखिए शरदकालीन में सबसे ज्यादा जो अंतः फसलें ली जाती हैं उसका एक कारण ये है कि बसंत कालीन की 1 साल की फसल होती है, बिल्कुल, और शरदकालीन में 16 माह का जो समय लग जाता है, इसलिए शरदकालीन में ज्यादा से ज्यादा फसलें जो हैं हमारी उगाई जा सकती हैं। तो उसमें हमारा प्याज भी है, बिल्कुल, और प्याज जो है बहुत ही अच्छा, गन्ने की उसमें जो है प्याज बहुत अच्छा होता है। और 4 लाइनें हम प्याज की, गन्ने की 2 लाइनों के बीच में हम 4 लाइनें लगा सकते हैं। और उसमें जो हम प्रजाति इस्तेमाल करेंगे वो एग्री फाउंड लाइट रेड, कल्याण रेड, पूसा रेड और नासिक रेड, जी, इन प्रजातियों को इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से लहसुन,
लहसुन की भी जो है हम 4 या 5 लाइनें लगा सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें हम जो लगाएंगे वो एग्री फाइंड वाइट, यमुना सफ़ेद जी यमुना सफ़ेद G50, जी यमुना सफ़ेद G282, बिल्कुल ये प्रजातियों को हम लगाएंगे। जी। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुनाफों से जुड़ी। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की, जिसमें हम आपको मुनाफों से जुड़ी बातों से रूबरू करवाते हैं। और इस हफ्ते हमने सबसे पहले बात की दालों के इंपोर्ट की, और साथ ही हमने आपको बताया कपास के समर्थन मूल्य के बारे में। इसके साथ ही हमने बात की कैस्टर मील के एक्सपोर्ट की। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम खबर मुनाफे की। बेटी, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा है कि घरेलू मार्केट में सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार दाल का आयात और बढ़ाएगी, क्या लगता है आपको, और कितना आयात यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है घरेलू खपत को पूरा करने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि इम्पोर्टर्स के साथ जो अभी सरकार की जो बैठक हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो दालों का जो इंपोर्ट है वो बढ़ाने का फैसला लिया है। चूँकि जिस तरीके से हमने इस साल देखा था कि दालों की जो बढ़ती मांग है उसको कहीं ना कहीं सरकार पूरा करने में असफल रही थी, और जिसकी वजह से हमने देखा था कि इसका सीधा सीधा असर हमें प्राइसेस पे देखने को मिला था। अगर हम खपत की बात करते हैं, इस साल जो 236.2 लाख टन इस साल देश में दालों का खपत होने का अनुमान है, जबकि ठीक पिछले साल देश में 226.8 लाख टन की दाल की खपत हुई थी। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले साल के मुकाबले 9.4 लाख टन ज़्यादा दाल इस साल खपत हो सकती है। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय के जो आंकड़े आए हैं वित्त वर्ष 2015-16 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर के दौरान देश में दालों का जो इंपोर्ट है उसमें करीब 23% की इजाफा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि इस दौरान देश में तकरीबन 22.40 लाख टन दलहन का इंपोर्ट किया गया है। हालांकि पिछले साल भी देश में जो दलहन का इंपोर्ट था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी, और तकरीबन कुल जो दालों का जो इंपोर्ट था वो 45.9 लाख टन तक पहुंच गया था। हालांकि भारत जिन देशों से ज़्यादा दाल इंपोर्ट कराता है उन देशों में भी इस साल दालों का जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार की जो अभी ये जो बैठक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जा रही है, चूँकि हम खुद दालों का जो उत्पादन करने में अभी जो पूरी तरीके से हम अभी अक्षम हैं, चूँकि जितनी हमारे देश की जो घरेलू जो आवश्यकता है उसको कहीं ना कहीं इंपोर्ट के द्वारा ही विकल्प अभी सरकार के पास बचा है इसको पूरा करने का। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि साल दर साल जो इंपोर्ट है, दालों का इंपोर्ट है, उसमें कहीं ना कहीं हमें 10 से 15% की जो है साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बलवीर जी, अगर हम कपास के उत्पादन की बात करते हैं तो इस साल किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में, जो उत्पादन है वो किस तरह का रह सकता है? जी देखिए, कपास का इस साल उत्पादन एक अनुमान के मुताबिक रहने का अनुमान है, उम्मीद के मुताबिक रहने का अनुमान है। हालांकि इस साल कपास का उत्पादन जितना पिछले साल हुआ था उतना रहने का अनुमान नहीं है। जैसा कि हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों राज्यों से सीसीआई ने काफ़ी बम्पर मात्रा में खरीद की थी पिछले साल की अगर हम बात करें तो। इस साल मुझे नहीं लगता कि ये हालात हैं। हालांकि सरकार, अगर हम जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को परिवहन, कपास का जो परिवहन है, आने जाने की जो कॉस्टिंग है, प्रबंधन है, गोदाम के अलावा खरीद की गई कपास को बिक्री करने के लिए भी सरकार को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके साथ ही खरीद एजेंसियों को होने वाले घाटे को भी सरकार, जो घाटा होता है वो भी सरकार को उसकी भरपाई करनी होती है। तो जिस तरीके से जो ये निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा कि किसानों के खेतों में, किसानों के खाते में डायरेक्ट समर्थन मूल्य का सरकार हस्तांतरण करेगी, इससे कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार के जो खर्च है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, और एमएसपी जो प्रणाली है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता बनी रहेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय स्तर पर जो कैस्टर का उत्पादन है उसमें थोड़ी सी कमी जताई जा रही है, लेकिन अगर उत्पादन में थोड़ी सी कमी आए तो नेचुरली यहाँ पर हम एक्सपोर्ट में भी थोड़ी सी कमी देख लेंगे, और कहीं ना कहीं अगर वहाँ से डिमांड निकल कर आई और भारतीय स्तर पर वो डिमांड अगर पूरी नहीं हो पाई तो क्या लगता है आपको, क्या बाजार भाव में वहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है? जी देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट को अगर हम साइड में रखें तो अगर हम भावों की बात करते हैं तो वायदा बाज़ारों में भाव
तकरीबन अब काफ़ी ज़्यादा एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये निचला स्तर है भावों का, जहां हम कैस्टर सीड को कारोबार करते हुए वायदा बाज़ारों में देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से 3600-3700 इससे ज़्यादा और नीचे जाने की आसार कैस्टर सीड में नहीं है। हालांकि अगर हम भावों की बात करें तो 5000 के स्तर भी हमने 2014 अक्टूबर में देखे थे कैस्टर के भावों के। तो मुझे लगता है कि कैस्टर के लिए अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्राइस कैस्टर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी खरीदने का मौका है कैस्टर में। यहाँ से और भी गिरावट बढ़ती है तो वो एक खरीदारी का मौका होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक अनोखी से। तो दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम अनोखी की, जिसमें हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जिसने अपने समाज के लिए और अपने लिए कुछ अनोखा किया हो, कुछ अलग किया हो। तो इस बार साथ ही हमने आपको मिलवाया मुजफ्फरनगर की मीना राणा से। बिल्कुल, जिनको गर्भाशय कैंसर है। हाँ। साबिता, गर्भाशय कैंसर होने के बाद ये डॉक्टर भी हो जवाब जाता है दे देते हैं कि मतलब मरने की स्थिति होती है और साथ ही वो कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन उसके बाद भी ये आज 51 बच्चों की माँ है और मेरे ख्याल से 51 बच्चे भी नहीं कह सकते हम नहीं कह सकते, उससे भी कहीं ज्यादा है। और साथ ही ऋतु, अगर बच्चों की बात की जाए कि कैसे बच्चे हैं, तो वो कई सबसे ज्यादा विकलांग बच्चे हैं उसमें, और फिर भी मीरा राणा उनके साथ बहुत खुशी रहती हैं। और आज वही चीज है कि वो बच्चे उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आइए नजर डालते हैं उनकी पूरी कहानी पर और देखते हैं हमारा कार्यक्रम अनोखी। धर्मशास्त्रों में स्त्री के जिस रूप को सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है वो है माँ। यही कारण है कि माँ बनना औरत का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और ये एक मुख्य कारण है जिससे महिलाओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। स्त्री के लिए माँ बनना ईश्वर का एक वरदान है और इस वरदान का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो अपनी कोख से ही संतान को जन्म देकर माँ बने। वैसे तो भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं भगवान का दूसरा रूप ही माँ है। लेकिन भारतीय समाज में एक महिला को तब तक अधूरा समझा जाता है जब तक कि वो माँ बनने का सुख नहीं पा लेती। बावजूद इसके सबकी सोच से अलग होकर कुछ अलग कर दिखाया है यूपी की 53 साल की मीना राणा ने। गर्भाशय कैंसर की वजह से इनकी कोख से कोई संतान जन्म नहीं ले पाई, लेकिन आज वो 51 बच्चों की परवरिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीना राणा का विवाह 29 साल पहले बागपत के वीरेंद्र राणा से हुआ था। लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने डॉक्टर्स का सहारा लेना सही समझा। उसके बाद मीना को पता चला कि उन्हें गर्भाशय कैंसर है, जिसके कारण वो कभी मां नहीं बन सकती। इस गंभीर बीमारी से उन्हें अपना आने वाला भविष्य अंधकार से भरा दिखने लगा। एक पल को उन्हें लगा कि गर्भाशय कैंसर ने न सिर्फ उनकी कोख सूनी की, बल्कि उनकी जीने की वजह ही खत्म कर दी हो। जब मेरी सन 80 में शादी हुई, 1 साल बाद फिर गोना हुआ। उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरी बहुत तबीयत खराब हुई। फिर मुझे वहाँ के जो गांव के डॉक्टर थे वही मुझे लेके मेरे हस्बैंड को मुझे मेरठ ले गई। वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया उन्होंने मुझे। तो उन्होंने ये कह दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा, इसको तो कैंसर है। ये तो मैं बस अपने जो थोड़े दिन थे ज़िंदगी के उसको काटने के लिए आई थी। उन्हें ही कह दिया था भाई कैंसर है, भाई अपना शांति की जगह जियो।
जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना करके मीना ने अपनी मौत को भी चुनौती दी और साथ ही अपनी सूनी कोख को भरकर एक नया इतिहास रचा। अब मीना राणा किसी एक बच्चे की नहीं बल्कि अनगिनत बच्चों की मां कहलाती हैं। भले ही इन बच्चों ने इस मां की कोख से जन्म नहीं लिया हो, लेकिन इस मां के लिए ये बच्चे अपनी कोख से जन्मे हुए बच्चों से भी कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। मेरे तो पीछे भाई नहीं थे, आगे औलाद नहीं थी। ये बच्चे आए, इनके माँ बाप हम मतलब हो गए, दोस्त हो गए और ये हमारी औलाद होगी। ये हमने कोई मतलब एक दुकान के तौर से नहीं, और भाई हम धन इकट्ठा करें या अपनी पब्लिसिटी करें या ऐसा नहीं कुछ भी कि हमारा नाम हो। बस बच्चे हमें प्यार करें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस आश्रम में बच्चों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती रही, मीना की सेहत में भी सुधार होने लगा और उनका अधूरा परिवार फलने फूलने लगा। मीना के पति ने भी उनकी इस बीमारी से लड़ने में उनकी मदद की। जब उन्हें ये पता चला कि मीना कभी मां नहीं बन सकती हैं, तो वो उन्हें लेकर मुजफ्फरनगर शुक्रताल चले आए, जहां उन्होंने अपने कारोबार के लिए जमीन खरीदी थी। उस जगह आकर मीना ने बेसहारा और विकलांग बच्चों को पालने का जिम्मा उठाया और उनके लिए एक आश्रम खोला, जिनमें वो और उनके पति 51 बच्चों के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। नमस्ते।